मान लो जैसे ये हम लोग के पास एक बैटरी है और यहाँ एक रजिस्टर है। इस रजिस्टर को आप एक केटल के अंदर डुबा दिए हैं, उसमें है ना पानी है, ऐसे पानी है। जब आप इसमें इसका मान लीजिए आपके पास 200 वोल्ट है, इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, तो आप अगर चाहेंगे तो किसी भी केस में करंट निकाल लेंगे। दैट करंट इज इक्वल्स टू V बाई R, सो इट इज 10 एम्पियर। अब अगर करंट निकल गया तो आप क्या यहाँ से पावर का लॉस लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R, सो इट इज 10 का स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस इज 20। कितना हो गया? 2000 हो गया जूल पर सेकेंड। पावर है ना, जूल पर सेकेंड। अब जो हीट निकल रहा है वो क्या कर रहा है? तो वो इस वाटर को इवापोरेट कर रहा है, इवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर को इवापोरेट कर रहा है। बोला गया है इग्नोरिंग हीट लॉस फ्रॉम द टाइम टेकन फॉर वाटर टू इवापोरेट फुली इज 1 किलोग्राम वाटर है। मास जो है पानी का वो है हम लोगों के पास 1000 ग्राम, 1 kg। अब ये सोचो कि पूरे 1 kg वाटर को इवापोरेशन तक ले जाने में क्या होगा। तो यहां हम लोगों को पहले थर्मोडायनेमिक्स लगाना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स में तुमको ये सिखाया गया है कि पहले अगर पानी 20 डिग्री सी पे है तो पहले वो पानी 20 डिग्री सी से बढ़ के पहुंचेगा 100 डिग्री सी पे, और फिर 100 डिग्री सी पे उसके इवापोरेशन के लिए आपको हीट चाहिए। तो आपको यहाँ पे पहले वाटर के लिए काम करना पड़ेगा। मास दिया है, पहले देखो, पहले हम इसको Q1 हीट देंगे। इसका टेम्परेचर था जी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वेश्चन में मेंशन है। तो फिर ये वाटर मेरा वाटर ही रहेगा, लेकिन उसका टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर ये वाटर मेरा वाटर ही रहेगा, लेकिन उसका टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सी। और फिर उसके बाद जब हम उसको Q2 हीट देंगे तब जाके वो मेरा वेपर बनेगा, टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सी। तो आप जब Q1 निकालिएगा तो अगर आपको याद है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे MS del T। याद है आपको? क्या आपको याद है MS del T? और आप Q2 यूज कीजिएगा तो M इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। याद आया आपको? ठीक है। तो टोटल हीट जो चाहिए, जो आपको टोटल हीट रिक्वायर्ड है वो आपको प्रोवाइड करेगा वो हीटर, जो यहां पे पावर दे रहा है, हीटर, हीटिंग रजिस्टर प्रोवाइड करेगा। अब ये हीट तो हम लोगों का Q1 प्लस Q2 से आएगा, और यहां आएगा पावर इंटू टाइम। आप याद रखिए टाइम ही आपको निकालना है। तो Q1 के जगह पे हो गया MS del T और Q2 के जगह पे हो गया M इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस पूरे में जो पावर आप निकाल रखे उससे डिवाइड कर दीजिए, आपको मिलेगा टाइम। क्वेश्चन देख लो अच्छे से, क्या सारा का सारा डाटा प्रोवाइडेड है? संजय जी, साईं बाबू, बनेगा ना? कर लीजिएगा, ठीक है। ये कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस है ना, साहिल अभी पढ़ाए नहीं, आज हम बता देंगे, ठीक है, फिर उसको कर लेंगे। हाँ हाँ, सुन रहे हो मैम? नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 बोले। अच्छा, ये 14 वाला किसका डाउट है? तुम्हारा ही डाउट है क्या? बन गया ना? हाँ, ये 15 वाला ना? द रजिस्टर इन विच मैक्सिमम हीट विल बी प्रोड्यूस्ड इज, किसमें सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, तुमको यही निकालना है, तो बनाना पड़ेगा इसको। लेफ्ट वाला तीनों पैरेलल में है, गौर करते हैं।
इन तीनों को गौर से देख लो, ये तीनों पैरेलल में है, ये समझ में आया? क्योंकि इन सभी का एक एंड और दूसरा एंड एक साथ कनेक्टेड, दे आर पैरेलल। फिर आगे देखना, ये भी पैरेलल में है क्योंकि इन दोनों का एक एंड और दूसरा एंड एक साथ कनेक्टेड। तो हमारे पास 3 ओम, 6 ओम और 2 ओम। उधर देखो 5 ओम, 4 ओम, और इन सबको हम लोग है ना बी सेल के साथ कनेक्ट करके रखे हैं। ठीक है, तो देख भाई, सबसे पहले ये तीनों पैरेलल में है। ये तीनों अगर पैरेलल में है तो हम लोग करंट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बता दो कोई। ये 6, 3 और 2 का पैरेलल में इफेक्टिव कितना? 1 हो गया। तो ये चल 1 हो गया एक, और यहाँ 5 और 4 का कितना हो गया? 20/9 हो गया। ये हो गया 1 ओम, और फिर ये भी से जुड़ा है। अब यहां से करंट निकला आई, आप चाहेंगे तो आई निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। आई इसमें जब जाएगा तो इसके अंदर तो 3 हिस्सा है। आई जब यहां से चला, एक मिनट जस्ट वेट, चलो ठीक है। तो हम लोग अगर वोल्टेज को पूरा डिवाइड करें, इन दोनों के अक्रॉस में वोल्टेज को डिवाइड करें, तो क्या यहां का वोल्टेज देखना जरा, यहां का वोल्टेज V1 और यहां का वोल्टेज V2, थोड़ा लिख देते हैं अलग से। क्या मेरे V1 का वैल्यू V डिवाइडेड बाई 1 प्लस 20/9 इंटू 1 आएगा? सही ना? तो ये कितना हो गया? 9V/29, और V2 कितना है? 20V/29। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब देखिएगा, एक एक करके हम लिखते हैं। सब क्या पावर को लिखते हैं, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, इसको 3 कह दो, ये 4 रहा, ये 5 रहा। अगर हमको पावर 1 लिखना है तो हम सब जगह फॉर्मूला लगाएंगे V²/R, सब जगह लगाएंगे V²/R। क्लियर है? देखना जरा गौर करना, हम क्या कर रहे हैं ना, हम इसको थोड़ा और इजी करने के लिए V/29 को V0 कह देते, तो 20V0, एंड दिस इज 9V0। ये है 9V0 और ये हम लोग का 20V0। थोड़ा कंपैरिजन करके बताना, और क्या करना है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन थोड़ी ना। तो जब हम लोग P1 लिखेंगे, P1 क्या मेरा 9V0 का स्क्वायर बाई R होगा? तो 9V0 का स्क्वायर बाई R मतलब हो गया 27V0 स्क्वायर। इसी तरह जब हम P2 लिखेंगे तो फिर से लिखेंगे 9V0 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना? 6, तो 81/6, 81/6 V0। हाँ ठीक है, 27/2 करो, 27/2 V0 का स्क्वायर। अब जरा P3 निकालो, P3 फिर से हो गया 81 V0 का स्क्वायर बाई 3 ना, सॉरी 2 सॉरी 2 हो गया हम लोग का 40.5 V0 का स्क्वायर। समझ में आ रहा? अब यही काम 4 और 5 के लिए कर लो, 4 और 5 के लिए P4 देख लो, P4 20 V0 का स्क्वायर, दैट इज 400 V0 का स्क्वायर बाई 5 से ये कट गया, कितना आ गया? 80 ना, 80 V0 का स्क्वायर। समझ गया ना? अब इसमें देख लेना कि किसका पावर सबसे ज्यादा का लॉस है। किसका लॉस है सबसे ज्यादा? पांचवे का, फिफ्थ का। ठीक है, नोट करो।
बी के बीच निकालना है, ये रहा लाइन ऑफ सिमेट्री। फोल्ड कर दो। जब तुम फोल्ड करेगा तो ये वाला इसके ऊपर आएगा और ये वाला इसके ऊपर। बोलो जी बोलो। तो ये जंक्शन ऐसे हटाएंगे, इसको इसके साथ इसको इसके साथ जोड़ देंगे, हो गया आंसर। तो साइडवेज कैसे करेगा, ये भी है तो ऐसे नहीं करेगा। ऐसा है, बोला गया करंट passes through it is as the switch is closed in the circuit shown in figure, current passes through it is, मतलब इससे जो फ्लो करने वाला करंट है वो बताना है जब स्विच को क्लोज किया जाएगा तब। मान लो क्लोज कर दिए, मान लो क्लोज कर दिए, ठीक है। तो जरा गौर करना, 20 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। तो 20 वोल्ट से करंट I निकलेगा, वही जाके इधर एक करंट I1 हो जाएगा, इधर एक करंट I माइनस I1 हो जाएगा। क्या समझा? मानते हैं जंक्शन का टेम्परेचर है V। तो इक्वेशन बनाइए, 3 वेरिएबल आ गया अभी तक। 3 वेरिएबल में कौन, I है, V है और I1 है, ये 3 वेरिएबल है। 3 इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन बनाओ। मान लीजिए जैसे इस पॉइंट को A कह दिए, इसको B कह दिए, इसको C कह दिए, इसको D कह दिए। A से B तक देखना, फ्रॉम A टू B 20 माइनस 2I इज इक्वल टू B। क्या सही है? B से C, V माइनस 4I minus I1 is equal to 5 from B to D, V minus 2I1 is equal to 0। तो जहां भी V है आप 2I1 लिख सकते हैं ना। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो आपस में और I1 निकाल दो, आंसर बन जाएगा। तो ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करके I1 निकाल दीजिएगा तो इसके थ्रू करंट मिल जाएगा, और अगर V निकाल दीजिएगा तो जंक्शन का पोटेंशियल मिल जाएगा। जो निकालना होगा निकाल लेना। जंक्शन का पोटेंशियल भी पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन में। क्या? अरे अजीब सा कहा, इस सब किरचॉफ रूल का छोटा छोटा एप्लीकेशन है। यही तो अच्छा है कि न्यूमेरिकल बनाते हैं ना, तो ये सब क्वेश्चन आते रहता है, अच्छा बात है। लो इधर मेरा नेटवर्क इशू हो गया, चल ही नहीं रहा। A copper disc and a carbon disc of same radius are assembled alternately and coaxially to make a cylindrical conductor with the coefficient of resistance almost equals to 0. Ratio of thickness of the copper and the carbon disc is neglect change in length. Alpha of copper and minus alpha of carbon represents the temperature coefficient of resistivity, and rho carbon and rho copper represent the resistivity of the copper and carbon at the room temperature is.
क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा इनकम्प्लीट जैसा। Ratio of thickness of the copper and the carbon distance. क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है जी वन। ठीक है, बाद में देखेंगे, अभी इसमें हाथ लगा कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन ये अलग फाइव 34 बनेगा कि बनाए? The net resistance between point P and Q in the circuit shown in। तुम नीचे नीचे दोनों को जोड़ दो, जब दोनों जीरो पोटेंशियल पे है तो तुम उसको जोड़ दो 34। यहाँ एक रेजिस्टर है, यहाँ पे दो रेजिस्टर है, और फिर से ये R है, ये R है, ये R है और ये R है। अच्छा, अगर ये दोनों अर्थिंग है तो कैन बी इमेजिन कि ये दोनों जुड़ा हुआ है। हो गया? ठीक है, उसके बाद सॉल्व कर दो, आंसर आएगा। फिर अगला है सर्किट शोन इन फिगर ईच रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अरे निकालो यार अब रेजिस्टेंस तुम लोग अपने से, आंसर दे देना। वेरी गुड। उसके बाद एक और है 34 एचसीबी का। 34 बनाया था एचसीबी वाला। दैट इज टोटली बेस्ड ऑन दिस कांसेप्ट। चलो देख लो। देखा, figure shows a part of an electric circuit. The potential at the point A, B and C are 30, 12 and 10. यहाँ एक रेजिस्टर, ये है 10 ओम, this is 20 ओम and this is 30 ओम। बोला गया यहाँ का वोल्टेज है 30 वोल्ट। फिर यहाँ है 12 वोल्ट और यहाँ है 2 वोल्ट। यहाँ है 12 वोल्ट और यहाँ है 2 वोल्ट। तुमसे बोला गया फाइंड द करंट थ्रू द थ्री रेजिस्टर। तीनों रेजिस्टर का करंट निकालो। एकदम यही क्वेश्चन हो गया ना। तो आप यहाँ पे भी मान लीजिएगा, यहाँ से करंट I भेज दिया, उस I का एक हिस्सा I1 ऊपर और I माइनस I1 नीचे। फिर से तीनों सॉल्व कर लेना, वैल्यू निकालो। ठीक है, अरे यार हम इतना देर तक आ रहे हैं, हम वही चिंता कर रहे हैं। हाँ बोलो। जानता है 2020 में सबको मिल के मार रहा था। आसान हो गया। हम लोग इतने दिन तक है ना, पूरा है ना नेचर का है ना, नेचर में पूरा प्रॉब्लम क्रिएट किए। अब सब चुन चुन के बदला लिया है। हाँ हाँ, और तो नहीं है ना कोई क्वेश्चन किसी का बचा है क्या? ऊपर में अब एंजॉय करता है इतना।
हाँ ठीक करता है, ठीक करता है, ठीक करता है। 24 बोला लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, वही ना, सुनाई दे रहा है? हाँ, the length of potentiometer wire is L. A cell of EMF E is balanced at a length of L by 3 from the positive end of the wire. If the length of the wire is increased by L by 2, at what distance will the same cell will be get balanced? मान लो जैसे ये हम लोग के पास एक पोटेंशियोमीटर सर्किट, ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है और ये उसका ड्राइवर सेल है, नीचे एक पर्टिकुलर ईएमएफ है, उसका रेजिस्टेंस है और ये गैल्वेनोमीटर है। हमारे पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ है L, तो पता चला गैल्वेनोमीटर का जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो L/3 पे। अभी हम जहां L लिख रहे हैं, देखना ध्यान से, L का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है, तो L/3 का रेजिस्टेंस R/3 हो गया, सही। तो क्या हम लोग इसके ईएमएफ को, मान लो इसका ईएमएफ E है, तो क्या हम E इज इक्वल टू I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AC लिख सकते हैं। तो E विल बी इक्वल टू I के जगह पे देखो क्या लिख रहे हैं, I की जगह पे लिख रहे हैं E0 बाई R, और फिर यहां लिख रहे हैं L/3, करेक्ट है। तो हम ये कह रहे हैं ना कि यहां रेजिस्टेंस होगा AC का। चलो E0, R को L से हटा दें और इसको L/3 से, तो क्या ये E0/3 आया, समझा क्या? ये समझ में आया। अब क्वेश्चन अगला हिस्सा में आया और उसका कहना है कि ड्राइवर सेल वही है, लेकिन जो तुम्हारा वायर है वो थोड़ा बड़ा होगा। बोला है कि इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज बाय L/2, पहले जहां लेंथ L था, अगर L/2 बढ़ा दीजिएगा तो 3L/2, तो रेजिस्टेंस भी तो 3R/2 हो जाएगा। At what distance will the same cell will get balanced? अब फिर से सेम सेल कितने डिस्टेंस पे बैलेंस होगा, मान लो D पे बैलेंस हो रहा है, आपको वही AD निकालना है। तो देखो बैलेंसिंग के लिए तो ये जरूरी है कि जो E आएगा वो होगा I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन AD, बस यही ना। E हम लोग निकाल सकते हैं कि E0/3 है और I होगा E0 बाई नया रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस कितना भाई, तो 3R/2 है, और ये रेजिस्टेंस AD, समझे क्या? क्या ये समझ में आया? बोलो बोलो, कस के बोलो, सुनाई नहीं दे रहा ऐसे ही। देख लो, जो नीचे वाला बैटरी है उसका ईएमएफ E0/3 होगा, वो तो हम लोग फर्स्ट केस में निकाल लेंगे। नया करंट अगर हम लिखेंगे कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो लिखेंगे E0 बाई इसका रेजिस्टेंस, और जहां बैलेंस हो रहा है उसके लिए इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे IR। अब देख E0 3 कैंसिल, इधर लिया, तो क्या ये R/2 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ AD आया, और R/2 का मतलब क्या है, L/2 प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस ऑफ AD, मतलब बैलेंसिंग लेंथ फिर से L/2 पे मिलेगा। पिछले बार बैलेंसिंग लेंथ कहां मिला था, L/3 पे, इस बार बैलेंसिंग लेंथ कहां मिलेगा, L/2 पे। देखो आंसर है वहां बी ऑप्शन। सर वो नया लेंथ का हाफ में मिलेगा क्या? वो जो न्यू लेंथ, ना नया लेंथ का हाफ पे नहीं मिलेगा, नया लेंथ के हाफ पे नहीं मिलेगा। नया लेंथ का हाफ, तुम नया लेंथ बोल रहा 3L/2 ना? यस सर। नहीं, वो L/2 पे मिलेगा, यहां से L/2 पे मिलेगा। ऐसा कर सकते थे जैसे हम लोग रेशियो आलू देखी ऊपर वाला भी जैसे किया। अच्छा, क्या रेशियो वाला जो तुम क्वेश्चन कर रहा है उसके लिए मेरा पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ तो सेम रहना चाहिए ना? नहीं सर, इसके लिए बोले कि ऊपर में अगर लेंथ L है तो L/3 है, नीचे अगर 3L होगा तो L/3 बनेगा। क्योंकि तुम जब ऐसा सोच रहा तो तुम करंट को नहीं बदल रहा, करंट तो बदलेगा ना। पिछले केस में जो करंट था वो E0/R था,
अब का जो करंट है वो E0/3R/2 है। करंट सेम कहां है? तुम जब रेशियो ले रहा तो तुम आई को सेम रखेगा तब ना केवल रेजिस्टेंस लेगा। यहाँ आई सेम कहां है? फर्स्ट केस में I1 है E0/R, तो सेकंड केस में I है E0/3R/2। समझ में आ रहा सबको मेरी बात? आप जब पोटेंशियोमीटर वायर के लेंथ को बदलिएगा तो करंट दोनों केस में सेम थोड़ी ना होगा। फर्स्ट केस में करंट I1 था तो सेकंड में I2 है। ठीक है? तो 25 भी है क्या? में लिखा है सेल डेवलप द सेम पावर अक्रॉस टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 सेपरेटली। कोई एक बैटरी EMF की एक रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R1 है। तो यहाँ पे जो पावर डेवलप होगा क्या उसको I² R1 लिखे और I में लिखेंगे E/R1 + R chi² एंड R1। सिमिलरली उसी बैटरी को जब आप किसी दूसरे रेजिस्टर R2 से जोड़े तो इसमें फिर से कुछ करंट है और इसका पावर P2 है हम लोगों का। यहाँ का करंट I² एंड R2, तो क्या ये होगा E/R2 + R का² एंड R2। सही है ना? क्वेश्चन कहता है कि दोनों पावर सेम है। क्वेश्चन कहता है कि P1 और P2 दोनों पावर सेम है। अगर पावर सेम है तो E² R1 + R का² × R1 E² R2 + R का² एंड R2 सेम होगा। दोनों E2 कैंसिल, R1 और R2 को एक साइड और स्क्वायर वाले को एक साइड ले जाओ। R1/R2 इज इक्वल्स टू R1 + R R2 + R का स्क्वायर। स्क्वायर हटाओ, रूट ले आओ इधर, मतलब इसको सॉल्व करके स्मॉल r निकाल दो। कर लेगा ना? करना प्लीज। और आगे बोलो, और पीछे जाए। अच्छा ठीक सर, सबसे नीचे एक मिनट जरा एक और देख ले। 3 और 4 पूछा है कोई? एक सेकंड सर, मेरा ही पूछा हो। हाँ तुम्हें ये क्लियर रहेगा। क्या हुआ? कहाँ? छोड़ देता बोलोगे सर, 3 बता दिए तो 3 ऐसे ही बोल देते हो जाएगा। क्वेश्चन सबको देख लेना भाई। वहां लिखा है कि ओम्स लॉ के लिए इसमें से कौन सा सर्किट वेरीफाई होता है। अच्छा, ओम्स लॉ का काम क्या होता है? ओम्स लॉ का काम होता है कि एमीटर से सारा करंट फ्लो करे और वोल्टमीटर से पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर करो। तो दिए गए 4 सर्किट में जहां भी वोल्ट मीटर पैरेलल में होगा वो सही है और जहां एमीटर सीरीज में होगा वो सही है। समझे? तो गैल्वेनोमीटर पढ़े ही नहीं है, अभी इसमें क्यों जा रहे हैं? छोड़ो, कैंसिल। साहिल भेज देते क्वेश्चन। यस सर। हाँ बोलो जी साहिल, क्या हो गया इसमें? साहिल तो कॉमन बात है। अच्छा, ये सर्किट का नाम बताना, क्या कौन सा सर्किट है ये?
आरसी सर्किट है, आर सर्किट है या सी सर्किट है? आरसी। यही तो मार्क आ गया, ये केवल और केवल सी सर्किट है। स्टेडी स्टेट में करंट 0 हो जाएगा। वेरी गुड, एकदम सही बात। बस यही सब चीज तो पकड़ना है, एकदम सही। स्टेडी स्टेट में करंट इसका 0 हो जाएगा, तो खाली तुमको दिखाने के लिए वो नीचे का रेजिस्टर बना दिया है, बाकी उसका कोई रोल है नहीं। टेन वोल्ट, 20 ओम, 10 ओम, आगे 3, 3, 1, 2, 1, 3 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड एंड 1 माइक्रोफराड। तुम जरा बताओ, कोई टाइम मेंशन नहीं है, तुम कोई भी ब्रांच से चल के दूसरे एंड ऑफ सेल पे चलो, सेल के पॉजिटिव एंड से चलते चलते सेल के निगेटिव एंड पे पहुंचो, सेल के पॉजिटिव एंड से चलते चलते सेल के निगेटिव एंड पे पहुंचो, तुमको हर ब्रांच में सी मिलेगा। क्या ठीक बोले? मतलब एट स्टेडी स्टेट, जब स्टेडी स्टेट रीच कर जाएगा इस सर्किट में आई का वैल्यू 0 होगा, रजिस्टर यूजलेस, रजिस्टर का कोई काम नहीं है। दिस इज ओनली कैपेसिटिव सर्किट। ये केवल और केवल कैपेसिटिव सर्किट है। अब भूल जाइए यहाँ कुछ है वहां कुछ है। अब चलिए देखिए, आप ऐसा बना चुके हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल A, इस पॉइंट का पोटेंशियल B, इस पॉइंट का पोटेंशियल C। क्या बोलता है, ये दोनों पैरेलल में है? बोलो बोलो, ये दोनों पैरेलल में है? तो क्या ये सर्किट तुम्हारा हम एकदम आसानी से बना देते हैं? नीचे 10 वोल्ट रखो, यहां जाओ एक कैपेसिटर, यहां जाओ एक कैपेसिटर, और यहां देखना नीचे वाले एंड से एक कैपेसिटर जुड़ा, बस यही तो है ही। 3 और 3 पैरेलल में 6 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का ऊपर वाला एंड, ये 2 और 1 पैरेलल में 3 हो गया, और ऊपर वाला एंड ही तो B है, और नीचे देख 1 माइक्रोफैराड। क्यों ये सॉल्व नहीं होगा? ठीक है, जो है कर लोगे ना साहिल? यस सर। ठीक। सर एक तो जो 4 बताया उसके ऊपर एक और 4 है। अरे तो कितना 4 बेच के रखा है? सर पार्ट वाइज टॉपिक वाइज डिवाइडेड है। मिल नहीं रहा सही से। अच्छा, ये किसका डाउट है? 6:35, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, एक और 4 मिल गया, 4 मिल गया, गुड गुड। लिखा वायर ऑफ लेंथ L and 3 identical cells of negligible resistance are connected in series. Due to current, the temperature of the wire is raised by delta in the time t. A number n of similar cells is now connected in series with the wire of the same material and cross section but of length 2l. The temperature of the wire is raised by the same amount delta t in the same time. The value of n is. देखो एक और क्वेश्चन नंबर 4, ये बढ़िया क्वेश्चन है, सोचने वाला। A wire of length L and 3 identical cells of negligible internal resistance are connected in series. मान लो एक वायर, इसका लेंथ है L, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं
इसको जब आप किसी एक सेल से कनेक्ट किए तो ये क्या किया, ये सेल उसके अंदर करंट भेजा। देखो होता क्या है, ये सेल इसके अंदर करंट भेजेगा, करंट से ये गर्म होगा और गर्म होने के बाद इसका टेम्परेचर राइज करेगा। तो जो हीट चाहिए उसके लिए आप लिख सकते हैं ms del T, और हीट होगा कितना, v स्क्वायर 3E लिख दिए। 3 क्यों लिख दिए बोलो तो, 3E क्यों लिख दिए बोलो तो, 3 सेल है, आइडेंटिकल पोलैरिटी। तो क्या हम यहाँ पे फॉर्मूला v स्क्वायर बाई r इंटू टाइम लगा सकते हैं? सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। अभी दिखाई दे रहा है? ये सर हल्का हल्का आया। वेट करो, धीरे धीरे पहुंच जाएगा। सर आ रहा देखो, 3E का स्क्वायर बाई r इंटू टी इज इक्वल्स टू ms del T। चलो रहने दो इसको, ms del T, इसको इक्वेशन 1 रहने दो। अब सोच कि जो मेरा पर्टिकुलर वायर था उसका लेंथ दुगना कर दिया गया और n सिमिलर सेल्स लगा दिया गया, उसका लेंथ दुगना कर दो और n सिमिलर सेल्स लगा दो, तो ये n ही हो गया। जब आप इसके लेंथ को 12 किए तो रेजिस्टेंस भी तो 2R हो गया। क्या बोलता, सही लिखे? यस सर। फिर से हम लोग लिखेंगे कि जो हीट चाहिए वो ms del T है। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे ne का स्क्वायर v स्क्वायर बाई r इंटू टी इज इक्वल्स टू ms del T। सही लिखे? बताना इसमें एक छोटा सा गलती है जिससे आपका आंसर नहीं आएगा। कौन सा गलती है ये? सर मास चेंज है, मास बिल्कुल सही, मास भी डबल हो जाएगा ना, मास भी तो डबल हो जाएगा। आराम से दोनों को डिवाइड करो, सब कट जाएगा, n का वैल्यू निकाल दो, आंसर। समझा? और बोलो जी, और कुछ किसी का? हाँ, कलर कोड वाला बता ही देते हैं, कलर कोड ही बता देते हैं, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला देखो, कलर कोड ऑफ रजिस्टर। बाजार में जाएगा ना रजिस्टर खरीदने, तो वो तुम बोलेगा ना 10 ओम का रजिस्टर दे दीजिए, 20 ओम का दे दीजिए, 50 ओम का दे, वो नहीं देगा। उसके लिए तुमको कलर कोड बताना पड़ेगा। कलर कोड एक नाम दिया गया बी यहां पे लिखा हुआ बीबी रॉय, बीबी रॉय। यहां है जी से ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। रुकिए, बैकग्राउंड म्यूजिक क्लियर होने दे। ठीक है, देखो अरे यार म्यूट कर लो कोई भी। हाँ चलो देखो, बीबी रॉय, अरे याद करने के लिए हो जाए बाबू। हाँ सर, समझ गए। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। बोलो वाइफ सर। वाइफ, वाइफ, WIFE। वाइफ। हाँ वाइफ। देख ये सब नंबर बताता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये सब नंबर बताता है। बी एक्चुअली ब्लैक ब्राउन रेड है, ऐसा है, ठीक है। ये एक्चुअली ब्लैक है, ब्लैक है, ब्राउन है, यही लिखना पड़ता है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लू।
फिर हम लोगों का वायलेट है, फिर ग्रे और व्हाइट। वाई से कौन सा बोले? वाई से कौन कलर होता है? येलो। वही येलो है, ठीक है ना। ब्लैक, ब्राउन, रेड, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। ओके, अब मान लीजिए जैसे इसमें 3 कलर होता, और वैसे एक और चीज लिख दे, अगर कहीं गोल्ड है तो ये 5% टॉलरेंस को दिखाता है, कहीं सिल्वर है तो वो 10% टॉलरेंस को दिखाता है, और अगर कोई कलर नहीं है तो वो 20% टॉलरेंस को दिखाता है। टॉलरेंस मतलब जिसको आप एरर कहते हैं, बात समझे। तो अगर गोल्ड है, चौथा कलर अगर गोल्ड है तो 5% प्लस माइनस, अगर सिल्वर है तो 10%, और अगर कुछ नहीं है तो 20%। अब देख, जैसे मान लो ये एक रजिस्टर है, देखना ये एक रजिस्टर जाएगा, रजिस्टर सिलिंड्रिकल होता है तो बाजार में जाके खरीद सकता है, देखेगा। अब इसके ऊपर तुमको कलर का बैंड दिखेगा। अब हम तो बहुत सारा कलर है, हम सब कलर नहीं बनाएंगे, हम तुमको नाम लिख देते। देख, मान लो यहां एक कलर का बैंड तुमको दिखाई दिया, ये रेड दिखाई दिया, फिर एक कलर का बैंड मान लो ग्रीन दिखाई दिया, फिर एक कलर का बैंड तुमको ऑरेंज दिखाई दिया, फिर उसके बाद तुमको दिखाई दिया गोल्ड, ऐसा गोल्ड। तो देख, जो पहला कलर है वो फर्स्ट डिजिट है, मतलब रेड मतलब 2, अगला है ग्रीन, ग्रीन मतलब 5, ऑरेंज, ऑरेंज मतलब 3, और गोल्ड का मतलब 5%, यही है ना। तो देखो उसको लिखा कैसे आता है, ये दोनों तुम्हारा 2 डिजिट है, ये 10th का पावर है, और प्लस माइनस 5%, दिस इज योर आंसर। ये 2 नंबर्स है, डिजिट्स। तीसरा जो आएगा वो 10th का पावर है, और जो चौथा होगा प्लस माइनस 5 है, मतलब गोल्ड है तो 5 है, सिल्वर है तो 10 है, और कुछ नहीं है तो 20 है। क्या तुमको समझ में आया? मान लो कहीं लिखा है YG भी, बस इतना लिखा है, YG भी लिखा है। बताओ कितना रेजिस्टेंस है? येलो का 4, ग्रीन का 5, 10 to the power 7, और प्लस माइनस 20 ना, कुछ नहीं है आगे तो 20 है ना। वो तो लिखा रहेगा ना, तुम अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन दिया था, देखा नहीं? अब हम ना शॉर्टकट मार रहे हैं, तुमको लिखना हो पूरा लिख लेना आराम से, इसमें क्या है, तुम पूरा लिख लेना, येलो है, ग्रीन है, वायलेट है, लिख लेना। 24 इंटू 10 to the power 6 प्लस माइनस 10%। कलर कोड बताओ, कलर कोड बताओ इसका। रेड, येलो, ब्लू, उसके बाद सिल्वर। ये इसका कलर कोड है, समझे? नहीं समझे? अच्छा, समझ गए ना, वेरी गुड। अभिनव कुमार सिंह श्रीवास्तव नहीं समझे, कोई बात नहीं, ये समझ रहा है ना सब कोई? तो ऐसे ही चलता है, यही कलर कोड होता है, समझे जी साहिल बाबू? देखिए एक बता दीजिए, बस काम खत्म करें। 33 इंटू 10 to the power 5 प्लस माइनस 10%। आंसर बोलो। ऑरेंज, ऑरेंज, उसके बाद ग्रीन ना, और उसके बाद फिर सिल्वर। चलो नोट कर लो, खत्म। सर एक और डाउट है। हाँ बोलो ना। क्वेश्चन नंबर 14 है सर, 6:30 बजे का शायद। हाँ क्या करते हो इसमें?
अरे कैलकुलेट क्या करना है? पोटेंशियल डिफरेंस बी एंड डी एंड सो ऑन, यही वाला। यस सर। कुछ नहीं करना यार, सिंपल किरचॉफ रूल लगा के बना देना आंसर। इसको नोट करो, बता देते हैं, बताए तो ठीक है सर, ये वाला लगा देंगे तब 15 बता। नहीं नहीं, हम अब बता देंगे, 15 है 30। हम इसको बता देंगे, मेरे पास टाइम है अभी, कोई इशू, क्योंकि अब नया चीज तो स्टार्ट नहीं करेंगे। अच्छा, इससे ध्यान रखिएगा, ये है बहुत आसान लेकिन क्वेश्चन रहता है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन रहता है, खाली ऊपर अच्छे से याद रखिएगा। ब्लैक, ब्राउन, रेड, येलो, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ऐसे याद रखा जाता है। और ये गोल्ड 5%, सिल्वर 10%, नन है तो 20%। ये जो वैल्यू है सर, रेजिस्टेंस का वैल्यू आया। हाँ, ये रजिस्टर है, ये रेजिस्टेंस है। जब तुम ऐसा रजिस्टर खरीदेगा ना जिसपे रेड, ग्रीन, ऑरेंज रहेगा, गोल्ड रहेगा, तो समझ आना कितना रजिस्टेंस तुमको मिला है। मतलब वो छोटा सा जो चीज रहेगा इतना बड़ा रहेगा, उसका रेजिस्टेंस इतना रहेगा। 12 वाला लोग का तो एकदम मजा आ गया, इस बार तो एग्जाम होगा नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन बाकी कॉमर्स में बहुत सारा बाकी था। तो तुम लोग रहता तो क्या करता? खुश हो जाता? तुम लोग क्या बोले, बैड लक बोले। लेकिन तुम लोग जानता एकदम है ना, बहुत खतरनाक सिचुएशन से तुम लोग बच के निकल गया। लेकिन हाँ ठीक है। देख भाई, सब जगह ई एफ ऐसे करके लिखा है, सेल का नाम लिखा है, ये प्लस इधर है, ई है, एफ है, यहाँ जी है, ये एच है। ई का है वैल्यू 2 वोल्ट, 2 वोल्ट है, फिर ये 1 वोल्ट है, फिर ये 3 वोल्ट है, और ये 1 वोल्ट। और सबका इंटरनेशनल डेट 2131 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम एंड 1 ओम, सबका इंटरनेशनल अपना। बोला है कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। बी कहाँ है? बी कहाँ है? बी यहाँ है, ए यहाँ है, डी यहाँ है, सी यहाँ। कुछ नहीं है, सब क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन है सिर्फ। कितना वोल्ट है सर? कौन सा? 1 वोल्ट। ठीक है, इस सब क्वेश्चन है ना, एकदम आसान चीज है। तुम्हें इसको किरचॉफ रूल से बना लिया करो हमेशा। कोई भी एक बैटरी से करंट निकला, मान ले आई, ये आई करंट यहां तक पहुंचा, इस पॉइंट पे आके आई का 2 हिस्सा हो गया। मान ली इधर चला गया I1, इधर रह गया I माइनस I1। अब ये I माइनस I1 इधर से आएगा, इधर से आएगा I1, दोनों मिलकर फिर इसमें I जाएगा। तुम्हारे पास कितना वेरिएबल? 2 वेरिएबल, एक I और एक I1, 2 को लूप लगाओ। इन लूप मान ले A B D A, हम लोग ABDA लूप का बात करते हैं, ABDA लूप का बात करते हैं। तो चलो भाई नाम जैसे लिखे, A से B जाओ, देखो प्लस से माइनस गए तो -2 वोल्ट, फिर यहाँ देखो करंट के अपोजिट में गए तो +2 I1, फिर यहाँ देखो निगेटिव से पॉजिटिव। हाँ गलती हो गया, बोलो क्या गलती हो गया? वेरी गुड, इंटरनल रेजिस्टेंस। वैसे हम थोड़ा बच गए क्योंकि हम करंट के अपोजिट में गए तो +2I होगा। अब यहां देख, यहां भी करंट के अपोजिट में जा रहे तो +2 I1 भी होगा, और फिर निगेटिव से पॉजिटिव गए तो +1, और करंट के अपोजिट में गए, करंट के फिर से देखो अपोजिट में गए, तो प्लस ना, 1I = 0। क्या समझे सब कोई?
इसी तरह कोई दूसरा लूप लेके बना दो यार, करंट निकल जाएगा। एक बार करंट आ गया तो पोटेंशियल, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस कर, ठीक है। इसी का जो सर 13 वाला था वो क्वेश्चन नंबर है, तो पूरा बुक में बनवा लो, ठीक है। तो थोड़ा दिक्कत है सर, फाइनाइट सीरीज में। कौन 13? यस सर। अच्छा इसका 15 तो बनेगा ना अपने से? 15 बना लेंगे सर। ऐसे ही बनाना, कुछ नहीं ज्यादा सोचना है, तुमको कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। बस सिंपल एक करंट लाओ, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसके बाद जो निकालना निकालो, लूप रूल से करंट निकाल लो, उसके बाद जो निकालना निकालो। नहीं बनेगा फिर पूछ लेना। और बताओ कहाँ है? 13 नंबर का सजेस्ट उसके क्वेश्चन। 13 मिल ही नहीं रहा यार। सर जो क्वेश्चन था 15 नंबर, हाँ तो दिख तो रहा, लेकिन उसका क्वेश्चन कहाँ है? उसके नेक्स्ट में पेज चेंज हो गया था सर पेज में। वेट जस्ट। अंशु आया है? का क्वेश्चन दिया पागल हो गई। हाँ ठीक है। अच्छा ये बोल रहा है इनफाइनाइट सीरीज वाला। यस सर। कहानी बताओ जो इनफाइनाइट नेटवर्क में पढ़ाए थे। रुको रुको एक मिनट, अंशु बाबू आए हैं? नहीं है, ठीक। उदय चौरसिया बता इनफाइनाइट सीरीज को कैसे बनाते हैं? नहीं टोटल का तो एक्स नहीं लेते हैं। अरे नहीं यार, एक छोड़ के लेते हैं। x -1 में दोनों सारों का सारा इक्वल होता, -1 कर देते तो वो x के इक्वल होता। समझा दिया ना, देखा? कुछ ना कुछ जरूर समझा। ये बस सॉल्विंग में दिक्कत है। तुमको ये सिखाया गया था कि एक रिपीटेशन को छोड़ के बाकी सब के लिए लेट एक्स इज द रेजिस्टेंस। क्या सही है? यस सर। और फिर उस एक सर्किट को ले आओ जी वापस, और यहां जोड़ दो, नाम दे दो एक्स। ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये एक्स है। अब देख इसका जो पैरेलल होगा, हमको निकालना क्या था? 2x/2 + x। नहीं हमको निकालना क्या था? निकाल नेक्स्ट में सर। चल ठीक है, करंट निकाल लेते, बाकी सब देख लेना। रेजिस्टेंस देखो, अब ये दोनों हो गया हम लोग का पैरेलल में, तो नाम हो गया 2x/2 + x, और उसके साथ 1 हो गया सीरीज में, और ये सब मिलकर फिर से x होगा। यस सर। हो गया आंसर। 2x2x + 2 + x by 2 + x into x। क्वाड्रेटिक बनाओ, सॉल्व करो, x निकालो। क्या करेंगे इसमें हम? सर सेकंड वाला दिक्कत है चीजें का, फर्स्ट वाला पर सुनेगा। सेकंड में क्या था फिर इसमें? रेजिस्टेंस निकालना था। तो वही तो रेजिस्टेंस है। सॉरी सर, करेक्ट। व्हाट इज द करंट पासेस थ्रू 2 ओम रेजिस्टर नियरेस्ट टू द बैटरी? बैटरी के सबसे नजदीक में 2 ओम निकालो। अच्छा मान लो x निकाले, x कितना आया कोई बताएगा हमको? कितना आया बोलो ना। 2 ओम आया, चलो ठीक है। तो अब तुम देखना, अब पता नहीं क्या पूछ रहा तुम हमसे, जरा गौर करना। ये मान ले 6 वोल्ट का बैटरी है, सब कोई देखना जी ध्यान से, बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। ये 6 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम आ गया। हाँ तो सबसे पहले तो आप यहां से आई निकाल ही लीजिएगा। 3 एम्पियर। मान लीजिए आई आ गया तुम्हारा 3 एम्पियर। अब 3 एम्पियर यहां जाकर उसको 2 ब्रांच में टूटना होगा ना, और दोनों में रेजिस्टेंस सेम है अगर,
तो क्या इधर 3/2 और इधर 3/2 नहीं जाएगा? 1.5 1.5 क्या हो जी उमंग बाबू, यहां ले जाके आप करंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, हो गया आंसर। चलो बस यही खत्म डाउट्स। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट।